दोस्तों नमस्कार। इतिहास खुद को दोहरा रहा है या फिर एक नया इतिहास बन रहा है? ये सवाल अमेरिका के भीतर उठने लगे हैं और इस सवालों की जमीन इराक युद्ध से जाकर जुड़ चुकी है। 2003 में जब इराक पर हमला हुआ और 2011 में जब अमेरिकी सेना इराक से निकली तो 4,61,000 लोग मारे जा चुके थे। और उसके बाद कैलिफोर्निया के तट पर एक युद्धपोत पर जब बुश नजर आए तो वहां पर एक बैनर टंगा हुआ था, अनकंप्लीट मिशन, यानी एक ऐसा मिशन जो अधूरा रह गया। लेकिन अभी तो ईरान को लेकर सिर्फ 25 दिन हुए हैं, तो यह सवाल क्यों उठ गया? और इस सवाल की जमीन क्या वाकई अमेरिका की अपनी ताकत को इस बार हिलाकर रख रही है? दरअसल ये सारे सवाल आज इसलिए बड़े हैं, या फिर ये कहें अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में जिन बातों का जिक्र करते चले गए, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेट जिन बातों का जिक्र कर रहे थे और जेडी वेंस जिस मध्यस्थता की दिशा में निकलने को तैयार हैं, इस परिस्थिति के बीच किसी ने यह कल्पना की नहीं थी कि दरअसल ईरान चुनौती देगा अमेरिका को यह कहकर कि होमर्ज रूट पर आप अपने युद्धपोत, जो आपके लड़ाकू युद्धपोत हैं, उन्हें लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कोई आसान बात नहीं है कि जिस अमेरिका की ताकत समुद्र में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और उसका अपना वो जहाज जो इस बात का प्रतीक है कि वह जिस दिशा में मुड़ जाए वहां पर उसे जीत हासिल हो ही जाती है, क्योंकि यह एक ऐसा जहाज है जो जमीन पर, समुद्र पर, आसमान पर, तीनों जगहों से हमला करने में सक्षम है। और इसका नाम भी अमेरिका के अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति के नाम पर पड़ा है। लेकिन नाम पर पड़ने से क्या होगा? जब नौसेना प्रमुख ईरान के शाहराम ईरानी खुले तौर पर यह चुनौती दे देते हैं कि अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, और यह बयान वो तब देते हैं जब अमेरिकी जंगी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी अब्राहम लिंकन पर ईरान मिसाइल से हमला कर देता है। बाकायदा क्रूज मिसाइलों से इस कैरियर पर निशाना बनाया जाता है और चेतावनी दी जाती है कि जैसे ही यह अब उस क्षेत्र में आएगा, यानी मिसाइल के रेंज में आएगा, तो फिर एक बार फिर यह हमला होगा, यानी जहां पर मौजूद था अब्राहम लिंकन, वहां से वह मूव कर गया। तो क्या वाकई इस वक्त ईरान मजबूत है? जी नहीं। पेंटागन की चर्चा कुछ और है। सवाल यह नहीं कि ईरान मजबूत है अमेरिका से ज्यादा, सवाल यह है कि अमेरिका के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और ईरान जो बरसों बरस से युद्ध की तैयारी करता रहा, उसने अपने भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ अपने हथियारों से जोड़कर खुद की ताकत को इतना बढ़ा लिया कि अमेरिका के जंगी जहाज अब जिस होमर्ज रूट के इर्द गिर्द भी नजर आते हैं, वो निशाने पर लेने से चूकता नहीं है। क्या सब कुछ इतना आसान था और अमेरिका की स्ट्रेटजी हर बार फेल हो गई? चर्चा इसके आगे की है। चर्चा इस बात को लेकर है कि जब हमला किया गया तो प्लानिंग क्या थी? उस वक्त पेंटागन का रुख अलग क्यों था? उस समय इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अलग क्यों थी? अमेरिकी राष्ट्रपति अलग क्यों कह रहे थे? और उसके बाद जब अल्टीमेटम दिया गया तब भी प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग फेल हो गई। और अब जब 5 दिनों का सीज फायर किया गया है तो प्लानिंग क्या है? कुछ भी नहीं। 15 शर्तें रख दी गई और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से किसी ने शर्त तो नहीं रखी, लेकिन एक मैसेज लगातार ईरान खुलकर दे रहा है और वो मैसेज बहुत साफ है, युद्ध हम ही खत्म करेंगे। यानी जिन परिस्थिति में अमेरिका यह सोच रहा है कि हथियारों के जरिए वह ईरान को जीत सकता है, उस वक्त बाकायदा गुरिल्ला वार की तर्ज पर ईरान उस होमर्ज रूट के इर्द गिर्द अपने जहाजों को, अपने मिसाइलों को, अपने ड्रोन को और अपने उन छोटे हथियारों को जमा कर चुका है जिसका जखीरा वहां मौजूद है, और उस पर सेंध लगाने में अमेरिकी जंगी जहाज सक्षम नहीं है। इस जगह पर ईरान ने इस तरीके से परिस्थितियां पैदा की है कि उसे पता है दरअसल जो सकरा रोड है, यानी जो होमर्ज रूट का जो सकरा हिस्सा है,
कोई भी जहाज जैसे ही गुजरेगा उसको छूना पड़ेगा, ईरान के तट के नजदीक आना पड़ेगा। और इतने नजदीक आने पर किसी भी मिसाइल की जरूरत नहीं है, ना ड्रोन की जरूरत है, बल्कि रेंज इतना नजदीक का है कि उसके छोटे छोटे हथियार इस भौगोलिक परिस्थिति का लाभ उठाएंगे। और जो होर्मुज बहुत सकरा और उथला है और ईरान की पहाड़ी तट के बेहद करीब से जब कोई भी जहाज गुजरेगा तो फिर जो छोटे हथियारों का जखीरा है वो एक झटके में उस गुरिल्ला वार में तब्दील हो जाएगा, जो कि पारंपरिक या बड़े जंगी जहाज जो अमेरिका के हैं वो निशाने पर ले ही नहीं सकते हैं। एक क्षण के लिए होर्मुज रूट और वहां पर खड़े अमेरिकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन की एक तस्वीर देख लीजिए पहले, तब इसकी ताकत और इस दौर में अमेरिका के सामने की मुश्किल दोनों पर बात होगी। तो पहले जरा मैसेज समझ लीजिए। दरअसल ये इब्राहिम लिंकन जो जंगी जहाज है अमेरिका का, जिसकी साख एक लिहाज से समुद्र पर राज करने की है, वो 333 मीटर लंबा है, लगभग 77 मीटर चौड़ा है, 1 लाख टन वजन इसका है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह समुद्र में दौड़ता है और न्यूक्लियर पावर से यह युक्त है, यानी वारशिप ये न्यूक्लियर हथियारों से युक्त है। इसमें लंबे वक्त तक सालों साल आपको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। एक साथ 70-80 एयरक्राफ्ट इस पर मौजूद होते हैं और इसको जब मोड़ा गया था ये कहते हुए कि होर्मुज रूट को पूरे तरीके से साफ करा लिया जाएगा, लेकिन सफलता जब 15, 17, 18 दिनों बाद भी नहीं मिली और उसी पर हमला हो गया तो 3 सवाल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पहला सवाल यूरोप या कहें नाटो कंट्रीज के सामने है। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहने से चूके नहीं, हमारे साथ सबको खड़ा होना होगा, हमारे एलाइज को खड़ा होना होगा। यह सवाल सिर्फ नाटो से नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट को लेकर भी है और मिडिल ईस्ट के भीतर से आवाज उठने लगी है, हथियारों से आप हरा नहीं सकते हैं, आपको संवाद करना होगा, बात करनी होगी। और जब बात और संवाद का जिक्र है तो जो देश अपने तौर पर संवाद और बात करने की दिशा में बढ़ भी रहे हैं, नया सवाल उनके सामने भी है। अगर अमेरिकी जंगी जहाज निशाने पर आ जाता है, अगर अमेरिका का सिक्योरिटी डोम पूरे तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है, अगर अमेरिकी इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों इस युद्ध में उलझ चुकी है और एनर्जी को लेकर कोई रास्ता अमेरिका बता पाने की दृष्टि में उभर ही नहीं रहा है, तो आने वाले वक्त में यह युद्ध अगर लंबा खिंच गया और अमेरिका अड़ा रहा और इजराइल इसी तर्ज पर हमला करते चला गया और धीरे धीरे ईरान अब स्ट्रेटजिकली जो परमाणु संयंत्र तो नहीं कहें लेकिन परमाणु केंद्र जो है इजराइल के भीतर, वहां पर वो हमला करने से अगर चूक नहीं रहा है जो आज उसने निशाने पर लिया, इसका मैसेज बहुत साफ है। यह युद्ध लंबा चलेगा, यह युद्ध और घातक होगा, इस युद्ध के दायरे में और मौतें होंगी, इस युद्ध के दायरे में सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमी ही नहीं बल्कि उस इकोनॉमी के आसरे जो वर्ल्ड ट्रेड है वह भी आ ही जाएगा। और खास तौर से अगर यह संकट एनर्जी के साथ साथ अनाज यानी खाद्यान्न पे पड़ गया तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और इससे जुड़ा हुआ जो तीसरा तत्व है, जो हीलियम है, जो नाइट्रोजन है, एक लिहाज से कहें जो टेक्नोलॉजी के लिए जो जो गैस जरूरी है, अब उसकी भी कमी अगर हो गई और चीन और रशिया जिन्होंने पहले से कुछ प्रतिबंध यूरोप पर और कुछ वर्ल्ड वाइड लगा दिए हैं कि हम नहीं बेचेंगे, यानी यूरिया की कमी होगी, फर्टिलाइजर की कमी होगी, हीलियम की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी, जब वो मैसेज दे चुके हैं तो नया सवाल इसलिए घातक है क्योंकि ईरान के पीछे वो देश खड़े धीरे धीरे होने लगे हैं जो समझ चुके हैं कि ईरान अगर युद्ध
खत्म करेगा तो ईरान के साथ ही खड़ा होना होगा, अन्यथा अपनी अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए आप अमेरिका से गुहार नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका खुद इस युद्ध में इतना उलझ चुका है कि वो अपने देश में घरेलू तौर पर अपने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सीनेटर्स, अपने देश के भीतर इंटेलिजेंस, अपने देश के भीतर पेंटागन तक को कोई व्यवस्थित तौर पर कोई फार्मूला दे पाने की स्थिति में नहीं है। यह युद्ध कहां जाएगा, कहां रुकेगा, किसको जीत मिलेगी, अमेरिका को क्या हासिल होगा, ये सारे सवाल अनसुलझे हैं। और आज हाडेरा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है इजराइल के बीच का, यहां पर ईरान ने हमला कर दिया। इससे पहले भी वो कर चुका है, वो दूसरा टारगेट था। आज उस टारगेट को फिर से लेने की कोशिश की गई, लेकिन मिसाइल 5 किलोमीटर दूर मेडोना से गिरा है, लेकिन हाडेरा निशाने पर आया है। No leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. दरअसल इन तमाम परिस्थितियों ने पूरी दुनिया के चिंतन को उस चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर विकल्प दो ही बचते हैं। एक, व्यापक समझौता अमेरिका और ईरान के बीच हो जाए, और अमेरिका जो जिक्र कर रहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करे और उसके साथ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वह उस मध्यस्थता में शामिल हो जाए, ईरान इससे इनकार कर रहा है। दूसरा विकल्प है कोई बहुत ही व्यापक मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ कुछ इस तरीके से अमेरिका कर दे जो मिडिल ईस्ट की पूरे मानचित्र को ही बदल डाले, और उसमें अमेरिका को सहयोग चाहिए यूरोप का, उसमें उसे सहयोग चाहिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज का। दोनों जगहों से सहयोग नहीं मिल रहा है, और अपने तौर पर अमेरिका इस हकीकत को जान चुका है कि जो गलती अफगानिस्तान में हुई, जो गलती इराक के भीतर हुई, जो गलती शुरुआती 70 के दशक में वियतनाम में हुई, उस गलती से आगे मौजूदा परिस्थिति इसलिए कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से यह तीनों युद्ध के वक्त की परिस्थिति और मौजूदा परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। इस वक्त जिस टेक्नोलॉजी के आश्रय अमेरिका आगे बढ़ रहा है, उस टेक्नोलॉजी को लेकर चीन भी कहीं ना कहीं अपनी ताकत का एहसास लगातार अपने सहयोगियों के साथ खड़े होकर अलग अलग युद्ध में दिखा रहा है, और इस युद्ध में भी उसने दिखा दिया। इतना ही नहीं, सैटेलाइट के जरिए जो इंफॉर्मेशन रूस और चीन के पास है, उसके जरिए अमेरिका को भेद पाना ईरान के लिए मुश्किल नहीं होगा जब सारी जानकारी ईरान को दी जा रही होगी। मसला बचता क्या है? क्या सारी उम्मीद इस दौर में सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता की दिशा में है, या उससे आगे हटकर अब अमेरिका के भीतर यह सवाल है शनिवार के बाद क्या होगा? यह इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि आज जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मध्य पूर्व की इन तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से बातचीत की, तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने विचार को लिख दिया। उस विचार में मध्यस्थता कहीं नहीं है सिवाय इसके कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत कर ली। एक क्षण के लिए उनकी पोस्ट को जरा सुनिए। उन्होंने लिखा, मैंने अपने भाई राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजकियान से बात की और ईद उल फितर और नवरोज की शुभकामनाएं दी। उसके बाद लिखा कि एक पड़ोसी और भाईचारे वाले देश के तौर पर मैंने पाकिस्तान की तरफ से बहादुर ईरानी लोगों के साथ खड़े होने की बात कही। मैंने कीमती जानों के जाने पर गहरी संवेदना जताई और घायल व बेघर हुए लोगों के जल्दी ठीक होने की दुआ की। इसके बाद वो लिखते हैं, हमने खाड़ी क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा की और इस बात पर सहमति जताई कि तनाव कम करने, बातचीत करने और समझदारी से हल निकालने की तुरंत जरूरत है। शहबाज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, मैंने यह भी कहा मुस्लिम समुदाय में एकता बहुत जरूरी है और पाकिस्तान शांति को आगे बढ़ाने में मददगार भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां एक चीज समझना होगा, ईरान कई मौकों पर जिक्र कर चुका है कि क्यों नहीं एक इस्लामिक मिलिट्री होनी चाहिए, यानी इस्लामिक देशों की एक अपनी मिलिट्री होनी चाहिए, और यहां पर
शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में एकता बहुत जरूरी है। इजराइल और अमेरिका का रुख इससे हटकर है, यानी तीन अलग अलग नाव पे सवार होकर अपनी ही बातों के जरिए पाकिस्तान, जिसे मध्यस्थता का भार दे दिया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मानकर चल रहे थे कि वो तो बातचीत कर लेगा, लेकिन एक झटके में कभी एक रुख, कभी दूसरा रुख, कभी तीसरा रुख। शांति स्थापना का मतलब युद्ध जिसने शुरू किया उसे युद्ध रोकना होगा, इस बात का जिक्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जिस बात का जिक्र खुले तौर पर ईरान का हर व्यक्ति, हर नागरिक और IRGC अपने तौर पर खुले रूप में कह रहा है। अब सवाल जो दो सबसे बड़े हैं, पहली बार ईरान युद्ध के वक्त में अमेरिका के हथियारों की वह खेप जिस पर वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नाज करता था और दुनिया के तमाम देश उसे मजबूत मानते थे, यहां तक कि रूस और यूक्रेन युद्ध के वक्त भी नाटो कंट्रीज ये मानकर चल रहे थे कि अमेरिका ताकतवर देश है। लेकिन ध्यान दीजिए, मिसाइलें नहीं काम कर पाई, लड़ाकू विमान F-35 गिरा दिए गए और इब्राहिम लिंकन, जो सबसे जंगी जहाज के तौर पर खतरनाक माना जाता है, उस पर अटैक हो गया। बड़ी तादाद में मिलिट्री पैदल सेना को उतारने के पक्ष में अमेरिका में कोई नहीं है, क्योंकि ईरान की भौगोलिक परिस्थितियों के दायरे में हर कोई फंसता चला जाएगा और यह इराक और अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा जटिल स्थिति अमेरिकी मिलिट्री के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। इसीलिए यह माना गया कि हथियारों से जीत पाना मुश्किल है, तो बात के जरिए अगर बात बन जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन बात तो बन नहीं रही, क्योंकि जिन 15 शर्तों का जिक्र अमेरिका कर रहा है और जिन 5 बातों का जिक्र ईरान की तरफ से बार बार उभर कर सामने आ रहा है, वो मैसेज परिणाम के तौर पर 3 बातों को देता है। पहले, इजराइल का अस्तित्व खत्म होगा, इजराइल की कोई भूमिका नहीं बचेगी आने वाले वक्त में। दूसरा, अमेरिका की पहुंच पकड़ जो मिडिल ईस्ट के भीतर है वो भी एक लिहाज से वापस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो समेट जाएगी। और तीसरी परिस्थिति है कि ईरान एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आएगा। क्या अमेरिका को यह मंजूर होगा? नहीं होगा। अमेरिका की 15 शर्तों को ईरान मंजूर करेगा? नहीं करेगा। तो युद्ध तो लंबा खिंचेगा, लेकिन पहली बार सिर्फ तेल का सवाल नहीं है। इस युद्ध का मतलब दुनिया भर के भीतर जो सबसे शक्तिशाली देश है, अगर वो कमजोर हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कितनी उथल पुथल अब आपको आने वाले वक्त में दिखाई देने वाली है। वह ट्रेड हो, वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो, वर्ल्ड वाइड डॉलर को लेकर सवाल हो, और इन सब के बीच नई आर्थिक परिस्थिति और नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के वो संस्थान, वो चाहे WTO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब कुछ धराशायी तो नहीं हो जाएंगे। ये सवाल ईरान वार ने आज शुरू कर दिया, जब इब्राहिम लिंकन को ठोक कर मैसेज दे दिया, अब अगर आए बख्शेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।